नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं ज़ेन योगा की चैप्टर 10 के बारे में, जिसके पहले 2 भाग में मैंने IESM के बारे में आपको बताया था। और लास्ट वीडियो में, जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको IESM की इंटेंसिटीज़ के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे IESM की इंटेंसिटीज़ के बारे में और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि IES और M सेंटर्स की कैसे इंटेंसिटीज़ ऊपर नीचे होती है और उनका मूवमेंट कैसे होता है। उनकी इंटेंसिटीज़ जो है वो प्लस और माइनस में कैसे फ्लक्चुएट होती है। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि IES और M सेंटर्स ये कभी भी अकेले प्योर फॉर्म में काम नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई कमांड इशू होता है आई सेंटर के द्वारा, जब भी हमारा ब्रेन या हमारा मस्तिष्क कोई भी इम्पल्स को रिसीव करता है और डिकोड करता है, और जब वो थॉट प्योर एनर्जी फॉर्म में होता है, उस समय वो जो थॉट है वो सेंटर्स के द्वारा डिकोड होता है। और डिकोड होने के बाद वो कमांड इशू होता है M सेंटर को। तो ये डिकोडिंग का प्रोसेस IES तीनों सेंटर्स में होता है। तो अगर ये कोडेड इम्पल्स आई सेंटर ने रिसीव किया और डायरेक्ट M सेंटर को कोई कमांड इशू कर दिया, तो हो सकता है कि M सेंटर वो कमांड ना माने, क्योंकि आई सेंटर ने E सेंटर और S सेंटर के साथ कोई डिस्कशन किया ही नहीं। तो इसके फलस्वरूप होता क्या है? इसके फलस्वरूप ये होता है कि हमारा जो बॉडी है वो उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा, जो कि इस किताब में एक चैप्टर में दिया भी गया है। कि मान लीजिए आप एक कमांड इशू करते हैं अपने आई सेंटर के द्वारा। आप कुछ सोचते हैं, आपको लगता है कि हाँ, कल से सुबह जल्दी उठना चाहिए, और आप कमांड इशू कर देते हैं अपने M सेंटर को कि कल सुबह जल्दी उठना है, और ये कमांड आई सेंटर के द्वारा इशूड है। अभी जब आपका अलार्म बजता है सुबह 4 बजे, तो आप अलार्म सुनते तो हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आपका S और E सेंटर वहीं पे इंटरवीन करेगा, वहाँ पे दखल अंदाजी करेगा। और जब आप उठने की कोशिश करेंगे सुबह 4 बजे अपने अलार्म के द्वारा, जो कमांड आपने आई सेंटर से इशू किया था और आपने S और E के साथ कोई सहमति नहीं ली थी उस समय, तो S और E सेंटर्स की जो इनर्शिया है वो आपको बोलेगी कि नहीं, अभी तो सोने का समय है, अभी तो आराम से सोने का समय है, और ये कौन सा सुबह उठने का समय है, इतने बजे कौन उठता है, थोड़ा सा सो लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ ही तो 7 बजे उठते हैं, रोज़ ही तो 8 बजे उठते हैं। और फिर आप थक हार के वापस सो जाते हैं। आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट करती है उस डिसीजन को, और वहीं पे आप गिव अप कर देते हैं। तो इसी तरीके से आई सेंटर जो है वो S और E सेंटर से हार मान लेता है। और यहीं पे अगर इसका उल्टा होता, इसका विपरीत होता, अगर आई सेंटर ने कोई कमांड इशू किया और उसके बाद अगर M सेंटर से और S सेंटर से सहमति ली, यानी कि आप इमोशनली भी और आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो भी अग्री करती है उस डिसीजन से जो आई सेंटर का है, तो उसके बाद जब M सेंटर को कमांड इशू होगा तो वो एक प्लस इंटेंसिटी का एक कमांड होगा, और इसमें कोई असहमति नहीं है I और S सेंटर की। और इसके वजह से ये जो कमांड है वो M सेंटर, यानी कि आपकी जो बॉडी है, वो एग्जीक्यूट कर पाएगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आपको वही सिनेरियो है कि आपको सुबह उठना है, आपने 4 बजे अलार्म लगाया, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे काम के लिए उठना है जिस काम में आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो काम करने में आपको मज़ा आता है। मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, और आपको सुबह उठ के 4 बजे जाना है क्रिकेट खेलने। तो अब आपका जो आई सेंटर है
वो ई सेंटर को कमांड इशू करता है कि मुझे सुबह क्रिकेट खेलना है। क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो ई सेंटर इस कमांड को डिनाई नहीं करेगा। ई सेंटर बोलेगा हाँ मुझे तो क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद है, आपके इमोशन को वो चीज़ पसंद है और आपका इंस्टिंक्ट भी है क्रिकेट खेलने का, यानी कि आपका एस सेंटर भी उसके साथ अलाइन हो रहा है। अभी जब वो कमांड एम सेंटर को इशू होगा और हो सकता है कि आप अलार्म बजने के 5 मिनट पहले भी उठ जाएं क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये फ़र्क है कैसे इम्पल्सेस को डिकोड किया जाता है और कैसे कमांड्स इशू होते हैं और कैसे ये तीनों सेंटर्स मिल के काम करते हैं और वो सारे जो कमांड इशू होते हैं ये तीनों सेंटर्स के द्वारा, इनके सहमति या असहमति से, तो वो एग्जीक्यूट होता है एम सेंटर से। तो ये मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देके आपको बताया। यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज पॉसिबल हैं, आप अपने लाइफ में इस चीज़ को रिलेट करके एक बार देखें। अगर आपका माइंड एक ही सेंटर में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, अब एक ही सेंटर में काफ़ी लंबे समय तक रहने से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ही सेंटर के द्वारा डोमिनेटेड है एक लंबे समय तक, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में उसके कुछ साइंस दिखे, कोई क्रॉनिक डिजीज़ या किसी भी फॉर्म में उसके साइंस आपको अपने बॉडी में दिखने लगेंगे एक टाइम के बाद। अगर एस सेंटर डोमिनेंट है या ई सेंटर डोमिनेंट है और वो इंटेंसिटी, उसकी जो डोमिनेंस की जो इंटेंसिटी अगर वो नेगेटिव है, तो ऐसा संभव है कि आप कोई ना कोई बीमारी के शिकार होंगे और वो साइंस आपके बॉडी में दिखेंगे। वह व्यक्ति जिसके दिमाग में एस और ई सेंटर का डोमिनेंस होता है माइनस इंटेंसिटी के साथ, उसकी जो बिहेवियर है वो उसका जो स्वभाव है वो भी बहुत ही क्रूएल हो जाता है, ब्रूटल हो जाता है, थोड़ा एनिमल इंस्टिंक्ट उसके अंदर आ जाती है और उसका जो माइंड है वो एक क्रिमिनल माइंड की तरह काम करने लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एस सेंटर सिर्फ डोमिनेंट है तो उस व्यक्ति का माइंड कैसे काम करेगा? उस व्यक्ति का माइंड एक बहुत ही रिटार्डेड इंसान की तरह, रिटार्डेड का मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़, नेगेटिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, जो इस तरीक़ों के क्राइम्स में इन्वॉल्व होगा, वो एक इस तरीके का व्यक्ति बन सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर ई सेंटर डोमिनेंट है नेगेटिव इंटेंसिटी के साथ, तो वो व्यक्ति बहुत ही कंप्लेनिंग हो जाता है, बहुत ही उसके पास जब आप जाएंगे तो वो हर समय कंप्लेन करता रहेगा, अपने प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करके, बड़ा करके आपको दिखाएगा कि उसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेगा, वो सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये होती है ई सेंटर की माइनस इंटेंसिटी होने के कारण। अगर आई सेंटर की इंटेंसिटी अगर कम हो जाती है या माइनस में चली जाती है, तो और ई और एस सेंटर नॉर्मल रहते हैं, ई और एस सेंटर डोमिनेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आई सेंटर की इंटेंसिटी अगर कम हो गई है तो वो उस इंसान का जो दिमाग है वो थोड़ा डल हो जाता है, डल या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा बेवकूफ़ हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है, इस तरीके का इंसान हो जाएगा वो। अगर किसी व्यक्ति का आई सेंटर नॉर्मल है लेकिन फिर भी ई सेंटर अगर माइनस इंटेंसिटी में काम करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं रह सकता। अगर किसी व्यक्ति का एस सेंटर बहुत ही हाई माइनस इंटेंसिटी में चला गया है और बाकी जो सेंटर्स है ई और आई वो अगर नॉर्मल है, तो उस व्यक्ति के चांसेस है कि बहुत ही कुछ खतरनाक क्रॉनिक डिजीज़ेस हो जाए, जैसे कि लेप्रोसी या कैंसर, ऐसा होने की संभावना है। तो एस सेंटर की इंटेंसिटी माइनस तब हो जाती है जब इंसान अपने जो सेक्सुअल अर्जेस है उसको सप्रेस कर देता है, और अर्जेस को सप्रेस करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो इसी के कारण एस सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इंसान को एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहिए। सेक्सुअल अगर अर्जेस है तो उन चीज़ों को भी उसे ओवरकम कर लेना चाहिए, उन चीज़ों को सप्रेस नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये सेंटर्स माइनस या फिर इनकी जो इंटेंसिटीज़ होती है कैसे एक दूसरे में
ट्रांसफ़र हो जाती है। और इंटेंसिटीज़ का कैलकुलेशन कैसे होता है, मान लीजिए कि आपका आई सेंटर 1000 इंटेंसिटी पे है, प्लस 1000 इंटेंसिटी पे, लेकिन उसने कोई कमांड इशू किया, लेकिन ई सेंटर ने उस कमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और ई सेंटर ने कोई कमांड इशू कर दिया -4000 इंटेंसिटी का, और ई सेंटर और एस सेंटर दोनों मिलके ही अगर 6000 इंटेंसिटी का कमांड इशू करते हैं, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि अगर ई और एस का जो जॉइंट कमांड है वो अगर 6000 इंटेंसिटी का है और आई सेंटर का जो कमांड है वो +1000 है, तो ऑब्वियसली ये माइनस करके आपको 5000 जो इंटेंसिटी है वो मिलेगी ई और एस सेंटर्स की। तो यहाँ पे एस और ई सेंटर्स डोमिनेट करेंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं चलता। ई और एस सेंटर अगर डोमिनेंट होते हैं तो वो आई सेंटर के प्लस इंटेंसिटी को भी अपने नेगेटिव इंटेंसिटी में ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ई और एस सेंटर की इंटेंसिटी 6000 है और आई सेंटर का +1000 है, तो इनका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो 5000 नहीं होगा, वो होगा 6000 + 1000 यानी कि 7000। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई सेंटर डोमिनेंट होता है तो वो दूसरे सेंटर्स की प्लस या माइनस कुछ भी इंटेंसिटीज़ हो, उन इंटेंसिटीज़ को अपने आप में ऐड कर लेता है और उसका जो वाइब्रेशन होता है इंटेंसिटी का वो वही होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो डोमिनेंट सेंटर का है। इस किताब में पीजे सर ने एक एग्जाम्पल दिया है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द आई सेंटर हैज़ +2000 एंड एस हैज़ -6000. The interplay of center results in the resultant intensity of -4000. तो अगर S -6000 है और I सेंटर +2000 है तो इसका इंटरप्ले -4000 इंटेंसिटी हो रहा है। नाउ इफ़ वी गिव एन I सेंटर विथ अ स्ट्रेंथ ऑफ +2000, अगर हम I सेंटर को और 2000 का स्ट्रेंथ देते हैं इशूइंग अ कमांड डोमिनेटेड बाय S सेंटर with -6000, the I center is forced to change its score to -2000. तो इस केस में क्या होता है, अगर S सेंटर -6000 है और I सेंटर +2000 है, तो इस केस में I सेंटर को S सेंटर फोर्स करता है उसके इंटेंसिटी को -2000 में बनाने के लिए, और फिर वो जाके ऐड हो जाते हैं और ये टोटल इंटेंसिटी जो है इसका स्कोर हो जाता है -8000। तो यहाँ पे क्या होता है कि आई सेंटर ने एक ऐसा कमांड इशू किया जो एस सेंटर ने रिवर्स कर दिया, क्योंकि एस सेंटर की इंटेंसिटी आई सेंटर से बहुत ही ज़्यादा थी। और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने माइंड को, तो ज़्यादातर सिचुएशंस में ऐसा ही होता है कि हमारे जो एस और ई सेंटर्स है आई सेंटर के कमांड्स को रिवर्स कर देते हैं, और इसके वजह से व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही गिल्ट की फीलिंग भी आ जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आपने कोई काम करने का डिसाइड किया, फिर वो काम आपने किसी कारणवश वो डिसीजन चेंज कर दिया और वो नहीं किया, तो आपको बाद में फिर वो गिल्ट महसूस होगा कि मैंने सोचा था कि मैं कल 4 बजे उठूँगा, लेकिन फिर भी मैं सो गया। तो आप जब लेट सो के उठते हैं तो आपके मन में एक गिल्ट रहता है कि अरे यार, मैंने आज फिर से प्लान किया और फिर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो ऐसी फीलिंग आपको आएगी उस समय। तो दोस्तों, ये था IESM के इंटरप्ले के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे वो इंटेंसिटीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं या फिर रिवर्स कर देते हैं और डोमिनेट करते हैं हमारे माइंड को। अगले भाग में हम बात करेंगे विल के बारे में। यहाँ पे विल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे विल फोर्स के बारे में, जो चैप्टर 10 का पार्ट 4 होगा। नमस्ते।